हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंक्रोनस मेजरमेंट ऑफ सिंक्रोनस इम्पिडेंस। ठीक है, तो इनके तीन मेथड्स हैं, डीसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो भी बात करेंगे सिंक्रोनस इम्पिडेंस को निकालने के लिए या किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, उसमें आर्मेचर करंट की बात करेंगे ही, क्योंकि आर्मेचर करंट ही हमारा क्या है, लोड है, जो अभी हमने पहले भी बताया था। डीसी टेस्ट की बात करेंगे तो डीसी टेस्ट में हम क्या करें, अमीटर वोल्टमीटर मेथड ले रहे हैं, जो आपने मेजरमेंट में पढ़ा होगा। वोल्टमीटर किस में लगाया है, पैरेलल में लगाया है, और अमीटर किस में लगाया है, सीरीज़ में लगाया है। ये आपके डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई का वोल्टेज जो हम लेंगे वो वोल्टमीटर के अकॉर्डिंग लेंगे, और करंट लेंगे वो मीटर के अकॉर्डिंग लेंगे, उसी से मेज़र करेंगे। अगर हम आर ए की बात करते हैं तो हमें पता है आर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी ए अपॉन आई ए। यहाँ पर जो रिएक्टेंस है या इम्पिडेंस है वो कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πfl, यहाँ पे एफ़ की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो कुछ है प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट है, तो रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है वो दो चीज़ों का समीशन है। ये आपका आर कंपोनेंट और ये आपका बाई फेज़ है कंपोनेंट क्या फेज़ है, इन दोनों का समीशन है। तो थ्री रेजिस्टेंस, तो ये हमारा आर बाई का पेयर हो गया, बाई बी का, और बी आर का सिमिलरली ऐसे पेयर रहेंगे। तो टू वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आर बाई प्लस बाई बी प्लस बी आर। ठीक है, उसके बाद आर ए प्लस आर ए अपॉन इंटू ऑफ थ्री अपॉन ऑफ थ्री। ठीक है, थ्री टाइम्स हो गया, तो हमारा क्या आ गया, आर टोटल इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए। सिंगल वाइंडिंग के लिए बात करेंगे तो आर ए प्लस आर ए डिवाइड बाई टू, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, आर ए। तो आर डी सी हमारा कितना आ गया, आर ए। अगर हम ए सी की बात करेंगे तो ए सी में क्या होता है, ए सी में रिएक्टेंस तो हो गई, सबसे पहले समझ में आ रहा है, ए सी में फ्रीक्वेंसी होती तो रिएक्टेंस होगा। लेकिन एक और चीज़ होती है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट आप लोगों का जो पावर सिस्टम अभी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से कंडक्टर्स होते हैं जो आपस में बहुत ही कम डिस्टेंस पर होते हैं या फिर जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच में जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्किन इफेक्ट में क्या है, आउटर सरफेस पर अपर सरफेस पर ज़्यादा होता है करंट इन कंपैरिजन टू इनर सरफेस, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज की वजह से स्टैंडर्ड कंडक्टर पर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो मिडिल कंडक्टर पर रिएक्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो एक्सएल हमारा बढ़ेगा, 2πfl मतलब एफ इंक्रीज़ होगी तो एक्सएल भी इंक्रीज़ होगी। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि एसी का जो रिएक्टेंस है, एसी का रिएक्टेंस है वो ग्रेटर दैन है डीसी के रिएक्टेंस से। कितना ग्रेटर दैन है, अप्रॉक्स 1.5 आता है ग्रेटर दैन। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू होती है 1.20, जो वैल्यू होती है 1.20 टू 1.75 इसी के अकॉर्डिंग होती है, तो हम एक अप्रॉक्स वैल्यू माने तो 1.5। कम्युनिकेशन लाइन में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फॉरवर्ड लाइन में क्या होता है, स्किन इफेक्ट कम होता है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ये दोनों चीज़ याद रखना, कम्युनिकेशन लाइन्स में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, पावर लाइन में स्किन इफेक्ट कम होता है। तो आर ए सी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर डी सी। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हमारा सपोज दैट जो भी ये जैसे रोटर है, रोटर में ही आपके क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, रोटर में फील्ड वाइंडिंग है। अगर फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स लिंकेज कर रही है, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग से हमारा लोड का कनेक्शन है वो ना हो तो हमारा कोई भी सप्लाई देने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्राइम मूवर अपनी ही स्पीड से मूव ऑन कर रहा है। तो इन केस ऑफ जनरेटर लोड नहीं लगा रहे हैं तो प्राइम मूवर से घुमाते चले जा रहे, रेटेड स्पीड पर घुमा रहे, फील्ड वाइंडिंग सप्लाई नहीं दे रहे। अब जब सप्लाई देना शुरू कर रहे हैं तो वो इंक्रीज़ होना शुरू हो रही है, एक्साइटेशन इंक्रीज़ होगा, फील्ड बाइंडिंग इंक्रीज़ होगी तो एक्साइटेशन इंक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगी, ईएमएफ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंक्रीज होते होते सपोज दैट अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका ईएमएफ हो गया और ये आपकी क्या होगी, फील्ड करंट हो गई, इसको हम इंक्रीज़ करते जा रहे करते एक टाइम पे सेचुरेशन मोड आ जाएगा। तो ये जो इंक्रीज़ करने पर फिनिश होने के बाद सेचुरेशन मोड में चला गया, तो फाइनल हमारा ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो गया, ये सेचुरेशन मोड, ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं, मतलब जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड रहती है। तो फाइनली हमारा ग्राफ दोनों शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट के ड्रॉ हो गए। ठीक है, तो हमने फाइनली ग्राफ दोनों को जब मर्ज किया तो इस तरीके से हमारे ग्राफ ड्रॉ हो गए। ठीक है, जेड एस इज इक्वल टू जेड एस सीरीज़, आपका सीरीज़ इम्पिडेंस है, तो आर रेटेड स्पीड, रेटेड वोल्टेज अपॉन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ऑन रेटेड वोल्टेज। जेड एस इज इक्वल टू ई रेटेड अपॉन ऑफ आई एस सी। सेचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पिडेंस जेड एस इज इक्वल टू आर ए प्लस जे एक्सेस, तो हमारा एक्सेस इज इक्वल टू क्या आ गया,
एक्स इक्वल टू जेड एस का स्क्वायर माइनस ऑफ आर ए का। सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेस को हम सैचुरेटेड सिंक्रोनस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जो नो लोड और फुल लोड के बीच का जो डिफरेंस है उसका विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड, it is the difference between no load and full load with respect to full load. Percentage of voltage regulation, no load minus v full load upon of full load into of 100. परसेंटेज में क्या लगता है, इंटू 100। अब इनके कुछ मेथड्स देख लेते हैं। द मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, फर्स्ट इज EMF मेथड, सेकंड इज MMF मेथड, थर्ड इज पोर्शियर मेथड। EMF सबसे अच्छा मेथड पोर्शियर मेथड होता है, उससे कम अच्छा MMF है, उसके बाद है EMF मेथड। लेकिन हमें सारे मेथड पढ़ने पड़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों में। तो EMF मेथड को हम पैसिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं, MMF मेथड को हम ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं, और रेगुलेशन लेस देन एक्चुअल होता है, ठीक है। पोर्शियर मेथड को ZPFC मेथड भी कहते हैं। ओके, EMF मेथड की बात करते हैं तो EMF मेथड क्या है, DC टेस्ट, OC टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, 3 टेस्ट हम लोगों ने पढ़े थे। DC टेस्ट में क्या था, वोल्टमीटर एमीटर की बात कर रहे थे। OC टेस्ट में, जिसमें DC टेस्ट में जो हमारा AC का जो भी रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस की वैल्यूज़ आ रही थी वो ग्रेटर थी इन कंपैरिजन टू DC। कितनी ग्रेटर थी, 1.5 टाइम्स थी। OC टेस्ट में क्या करते थे, OC टेस्ट में हम मतलब उसको प्राइम मूवर को घुमा तो रहे थे लेकिन हम कोई लोड नहीं लगा रहे थे, लोड हमारा ओपन सर्किट में था। तो हमारा क्या होता है, एक टाइम पे EMF इंक्रीज तो होगा लेकिन एक टाइम पे ये EMF है E वर्सेस IF के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे तो एक टाइम पे EMF इंक्रीज तो होगा लेकिन सैचुरेट हो जाएगा, तो ये सैचुरेशन का मोड हो गया। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारे लोड को शॉर्ट कर देते थे। सेकंड, जैसे हमारे लोड की साइड से हमारा जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग थी वो लोड की साइड में सेंड कर रही थी सारी की सारी करंट या फ्लक्स को, तो वो हमारे शॉर्ट हो जा रहे थे, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, इसको कंप्लीट कर दिया हमने, इसको O मान लिया, इसको शॉर्ट सर्किट वाले को A मान लिया, ओपन सर्किट वाले को B मान लिया, और यहाँ पे हमने ER ले लिया। ER का मतलब रेटेड EMF। कुछ छोटा सा फिगर बना लिया, छोटा सा फिगर, उसमें RA एक्सेस, एक्सेस क्या है आपका, एक्सेस आपका हो जाएगा, एक्सेस इज saturation summation of reactance XAR and XAL. Excess is summation of two reactance, armature reactance and leakage reactance, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा ही है, क्या होता है, नो लोड माइनस ऑफ फुल लोड अपॉन ऑफ फुल लोड। तो नो लोड पे हमारा हो जाएगा, नो लोड पे E रेटेड मिल रहा था क्योंकि कोई लोड नहीं लगा था, और फिर उसका फुल लोड B और फाइनल फुल लोड B। एट नो लोड EF, एट फुल लोड V। EF इज इक्वल टू IARA प्लस JIA एक्सेस प्लस B। इसमें अगर हम KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, IARA IA एक्सेस प्लस ऑफ B, तो वही उसने किया प्लस ऑफ V, है ना। तो हमने इसको पुट कर दिया वैल्यूज़ को, तो IARA प्लस JIA एक्सेस प्लस ऑफ V माइनस ऑफ V अपॉन ऑफ V कैंसिल हो गया, फाइनल VR इज इक्वल टू क्या आ गया, IA इंटू ZS अपॉन ऑफ V। और एक चीज़ देख लेंगे, ZSC, जेड शॉर्ट सर्किट पर देखेंगे, शॉर्ट सर्किट ZSC हम इस फिगर में देखेंगे। हमने ये फिगर ड्रॉ किया था, ER लिखा था, ये हमने OA बनाया था, ये हमने OB बनाया था, तो OB अपॉन ऑफ OA। OB की वैल्यू ओपन सर्किट है मतलब रेटेड वैल्यू मिल रही है, और OA की वैल्यू हमारी शॉर्ट सर्किट है मतलब रेटेड करंट मिल रही है, तो E रेटेड अपॉन ऑफ ISC, ठीक है। लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत एक्यूरेट नहीं आते, इसलिए हमें MMF मेथड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस मेथड में दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में ये मेथड अच्छा नहीं है। MMF मेथड की बात करते तो MMF मेथड में हम जो XAR और XAL ले रहे थे उसमें XAL को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि XAR हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से रिएक्टेंस है और XAL हमारा लीकेज आर्मेचर रिएक्टेंस है, तो इसको ये कम है इन कंपेरिजन टू XAR। बेसिकली MMF इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, और फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन ऑफ रिलक्टेंस, ठीक है। लैगिंग की बात, सबसे पहले हम लोग लैगिंग की बात करते हैं। लैगिंग में जनरेटर की अगर बात करेंगे, जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर पर क्या करता है, ओवर एक्साइटेड स्टेट में रहता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है, तो हमने डीमैग्नेटाइजिंग नेचर मतलब B से हमारा क्या हो जाएगा, करंट 5 एंगल लैग करेगा। हमने छोटा सा फिगर बना लिया, इसमें जो
ये एक्स ए आर और एक्स ए एल तो पहले हमने हटा दिया था। एक्स ए आर को क्यों हटाया? क्योंकि एक्स ए आर एम एम एफ में लेना ही नहीं है। एम एम एफ में ऑनली जो भी काम है वो आर ए से ही सारा काम हो रहा है, इसमें ये रिएक्टेंस इसी में इंक्लूड हो जा रहा है। तो हमने इसका फेजर डायग्राम बनाया, सबसे पहले बी बनाया, उसमें हमने 5 एंगल लैग दिखा दिए आई ए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब आई ए आर ए बनाए तो इसी के पैरेलल में आई ए आर ए बनेगा, इसी पैरेलल में। अब बी प्लस आई ए आर ए क्या था? ई डैश था। बी प्लस आई ए आर ए क्या था? ई डैश था। ये देखो यहाँ फिगर में दिख रहा है, बी प्लस आई ए आर ए क्या है? ई डैश है। इस फिगर में भी दिख रहा है बी प्लस आई ए आर ए इज इक्वल टू ई डैश। तो हमने बना दिया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि जब जैसे जैसे हम डीमैग्नेटाइजिंग में फ्लक्स, हमारी डिग्री जो कि फ्लक्स को इंक्रीज़ करने के लिए फ्लक्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आर्मेचर रिएक्शन भी उसके साथ साथ पैरेलल में चल रही है, आर्मेचर रिएक्शन उसकी वैल्यू घटाती चली जा रही है, लेकिन जब फील्ड को हम इंक्रीज़ कर देंगे तो आर्मेचर रिएक्शंस का इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा। तो हमारी फील्ड करंट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। फील्ड करंट इंक्रीज होने की वजह से हमारा ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फील्ड करंट इंक्रीज करने से कैसे होगा? आर्मेचर करंट के ही अपोजिट डायरेक्शन में हमने फील्ड करंट को इंक्रीज कर दिया। तो ये तो हमारा IF1 इस तरफ हो गया, ये IF2 होगा। IF1 कैसे हुआ? IF1 90 डिग्री होता है हमेशा ईएमएफ के 90 डिग्री होता है, इसलिए ये हो गया। IF2 कैसे हुआ? इसको डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से हमारी ये आर्मेचर करंट का रिएक्शन को कम करने के लिए हम उतनी फील्ड करंट इंक्रीज कर देंगे। इनका रिजल्टेंट हम देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ गया? IR आ गया। रिजल्टेंट क्या आ गया? IR आ गया। इसी से जस्ट IF2 से 90 डिग्री पे बनाएंगे तो E0 मिल जाएगा। IF2 से बनाएंगे तो फाइनल हमारा फॉर्मूला बन गया रेगुलेशन का E0 माइनस ऑफ V अपॉन ऑफ V इंटू ऑफ 100। ओके, now we will talking about ZPFC और पोर्शियल ट्रायंगल मेथड। पोर्शियल ट्रायंगल मेथड या जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही नाम से इसको जानते हैं। इसके पहले EMF और MMF मेथड हमने देखे हुए थे। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? XAR और XAL दो कंपोनेंट चल रहे थे X के। तो एक में तो मैंने दोनों लिए थे, बट दूसरे में मैंने XAL को निगलेक्ट कर दिया था, सिर्फ XAR लिया था। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? दोनों को ही ले रहे हैं, XAR को और XAL को, दोनों को ही हम ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लैगिंग लोड की बात करेंगे तो आर्मेचर करंट जो होता है, जैसे हमने ये वोल्टेज बनाया तो आर्मेचर करंट क्या करेगा? वोल्टेज से 90 डिग्री पर लैग करेगा, है ना, ऑलवेज। देन वी ड्रॉ अ ट्रायंगल कॉल्ड पोर्शियल ट्रायंगल। पोर्शियर कोई और नहीं था, पोर्शियर या पोर्टियर जो भी आपको कहना हो, नाम जिस नाम से भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। पोर्शियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था, तो अपने ही नाम पर इसको डिज़ाइन कर दिया था। इसमें वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ पर हमने वोल्टेज की लाइन ले ली है और यहाँ पर हमने फील्ड करंट की लाइन ले ली है, इसके बीच में ये पोर्शियल ट्रायंगल ड्रॉ होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर IA, RA, XAR, XAL सारी चीज़ें ले ली। EG क्या है? जनरेटेड वोल्टेज है। V क्या है? फुल लोड वोल्टेज है। IA, RA को नेग्लेजिबल कर दिया हमने, क्योंकि MMF हमने XAR को MMF की तरह कंसीडर कर लिया। वहाँ पर भी हम यही कर रहे थे, XAL वोल्टेज ड्रॉप की तरह कंसीडर किया। IA, XAL वोल्टेज ड्रॉप के। FF क्या है? नो लोड फ्लक्स है। FF नो लोड फ्लक्स है, आर्मेचर में कोई करंट नहीं है। FAR आर्मेचर फ्लक्स है। FR रिजल्टेंट फ्लक्स है। जनरेटर में लैगिंग लोड की बात करते हैं तो ओवर एक्साइटेड जनरेटर की बात होती है, और जो हमारी फ्लक्स होती है वो डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है, ठीक है। तो FAR टोटल फ्लक्स डिक्रीज कर देगी, रिजल्टेंट फ्लक्स उसी को रिजल्टेंट फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक छोटा सा फिगर बना लिए, इसमें EG मतलब EG नहीं, पहले V बनाया, V से आर्मेचर करंट क्या कर रही है? V बनाया, V से आर्मेचर 90 डिग्री लगे, जहाँ पे आर्मेचर करंट होगी वहीं पे FAR होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट इज द क्रिएटर ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, या आर्मेचर फ्लक्स इज द क्रिएटर ऑफ आर्मेचर करंट। सॉरी, ये वाली लाइन ज़्यादा सही है, आर्मेचर फ्लक्स इज क्रिएटर ऑफ आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर भी हम वही सेम इसके 90 डिग्री पर लीड करेगी, क्योंकि फील्ड फ्लक्स FF वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। वोल्टेज इससे 90 डिग्री लैग करता है। और जो जैसे यहाँ पर हमने 5 एम्पियर हमने करंट ले ली, 5 एम्पियर करंट ले ली, यहाँ पे 7 एम्पियर करंट, तो रिजल्टेंट हमारी क्या बनेगी? 2 एम्पियर ही बनेगी, क्योंकि ऊपर नीचे ही है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये जनरेटर वोल्टेज के लिए MMF यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि उसको हमने MMF की तरह कंसीडर कर लिया। छोटा सा फिगर बनाया है, IF और E के बीच में फिगर बना दिया सबसे पहले, ठीक है। IF और E के बीच में फिगर बना दिया, उसमें हमने क्या किया? पहले हमने OCC एक ड्रॉ कर ली। OCC ड्रॉ करने पर जो हमारा पीक पॉइंट हमने एक मान लिया, जिसमें E0 नो लोड, ये नो लोड वोल्टेज है और ये हमारा नो लोड पे आ गया।
लेकिन जैसे ही हम जनरेटेड वोल्टेज की तरफ जाएंगे, मतलब जो जनरेटेड वोल्टेज जब हमने लोड के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारी आर्मेचर करंट भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो आर्मेचर करंट थी नहीं, कोई लोड नहीं था। जहाँ पर लोड होगा वहाँ आर्मेचर करंट शुरू हो गई, तो जो फील्ड करंट है उससे कुछ डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में रहते हैं। डिक्रीज़ करेगी तो ये इस तरफ मूव ऑन कर रही है, और फील्ड करंट इस तरफ मूव ऑन कर रही है, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक हमने फुल लोड वोल्टेज V बना लिया, ठीक है। अब जो V और EG के बीच में जो जगह बची हुई है वो है IAXL, क्योंकि जो EG इज इक्वल टू होता है IAXL प्लस ऑफ B, और E और G के बीच की जो जगह है वो IAXL है, और ये जो जगह है वो FAR है। तो इन दोनों के बीच में जो ड्रॉ किया गया ट्रायंगल की तरह बन रहा है, इसी को हम पोर्शियल ट्रायंगल कह रहे हैं। इसी को हमने आगे भी यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो ये आगे भी हम देख रहे हैं, नीचे तक देख रहे हैं, तो ये सारे ट्रायंगल इसी तरीके से बनते जाएंगे। तो E नॉट नो लोड EMF, लोड में ऑलवेज आर्मेचर करंट आ जाता है। लोड जब भी लेंगे, जैसे EG हमने लिखा तो वहाँ पे आर्मेचर करंट इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन E नॉट लेंगे तो आर्मेचर करंट नहीं होगा। तो V इज इक्वल टू EG माइनस ऑफ IAXL, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू E नॉट माइनस ऑफ V अपॉन ऑफ V इंटू ऑफ 100। ओके, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है इन कंपेरिजन टू EMF और